हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गैर परंपरागत जो साधन हैं कौन कौन से हैं और ये भारत में किन किन क्षेत्रों में संकेंद्रण इनका पाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे इनसे विद्युत उत्पन्न किए जा सकते हैं या ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रकार का सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा आज अगर मान लीजिए इससे विद्युत उत्पन्न किया, इसे या इन्हें इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया, तो कल पुनः सूर्य का उदय होगा, उसके बाद पुनः ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जाएँ हैं नवीकरणीय ऊर्जा इसी कारण से कहलाती है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लघु पन बिजली जिसमें 25 मेगावाट से कम जो छोटी सी एक इकाई होती है जल विद्युत संयंत्र, वो लघु पन बिजली कहलाती है। इसके अलावा भूतापीय और समुद्री ऊर्जा, तो ये विभिन्न इसके स्रोत हैं। ठीक है, इससे आगे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे ग्रामीण विकास होता है, अर्थात ग्रामों में भी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये छोटे छोटे ग्रामों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। रोजगार संवर्धन होता है इस प्रकार से ऊर्जा जब निर्माण होती है। ठीक है, तो इससे एक रोजगार भी मिलता है। महिला सशक्तिकरण का अगर देखें तो सौर और पवन जो ऊर्जाएं हैं, तो इनको महिलाओं के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। 1987 में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, जिसे इरिडा कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की गई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के वित्तीयन के लिए। इसे वित्त व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से यह कार्य करने लगी। 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत ही इसे 1992 में मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। आगे चल के 2006 में जो गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग था, इसका नाम परिवर्तित करके नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है। नेक्स्ट देखते हैं आप सौर ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें सौर ऊर्जा। तो हम भारत की स्थिति देख सकते हैं। भारत जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है, ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य की ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। और सबसे अधिकतम अगर ताप की देखें तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में, इसके अलावा गुजरात में और लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा के उपयोग देखें तो सौर तापीय ऊर्जा, जिसमें जैसे खाना गर्म करना है, ठीक है, या जल गर्म करना है, खाना पकाना है और कपड़े सुखाना है, तो ये सौर तापीय अर्थात ताप के द्वारा ऊर्जा प्रदान करने का यहाँ पे यह कार्य करता है। इसकी जो इकाइयाँ हैं, तिरुमल आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 15,000 लोगों का खाना पकाने का एक संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, वहीं अगर माउंट आबू राजस्थान में देखें तो इस पर भी 10,000 लोगों को जो सौर वाष्प प्रणाली के लिए यहाँ पे जो है सौर तापीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाले संयंत्र की स्थापना की गई है। जो दूसरा उपयोग हो सकता है सौर ऊर्जा का, वह है सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा, अर्थात सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके। और यह करता कौन है? सिलिकॉन क्रिस्टल। ठीक है, तो सौर विकिरण को सिलिकॉन क्रिस्टल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आजकल बहुत चलन में है सौर लालटेन। सड़क पे अगर स्ट्रीट लाइट करनी है, जो रोड पे लाइट कर दी जाती है, सड़क रोशनी, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सौर प्लेट हैं उनके द्वारा यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। जल पंप, सौर जल पंप, ठीक है, किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। 1978 में देखें तो सर्वप्रथम यहाँ पे 50 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा केंद्र है, वो ग्वाल पहाड़ी पर स्थित जो सौर ऊर्जा केंद्र गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था भारत में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो द्वीप है, सागर द्वीप, तो यहाँ की जो सारी आवश्यकता है विद्युत की, वह सौर ऊर्जा के द्वारा ही यहाँ पे पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे सौर द्वीप भी कहा जाता है। मेधापुर जो कच्छ, गुजरात में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कच्छ वाले क्षेत्र में यहाँ पर तो विश्व का सबसे बड़ा सौर तालाब यहाँ पे बनाया गया है। सोलर प्लेटों का यहाँ पे प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य था भारत को अपने सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी बनाना और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा पर्यावरणीय सुरक्षा इसलिए क्योंकि सौर ऊर्जा में हमें कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है और यह पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पवन ऊर्जा की हमारे भारत में अगर देखें तो टोटल क्षमता तो वैसे 45,000 मेगावाट की है, परंतु 2010 में उत्पादन देखें तो 12,129 मेगावाट ही यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, अर्थात जितनी क्षमता है उससे भी काफ़ी कम यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है।
प्रथम नंबर पे देखें तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु आता है, जिससे जहाँ पे 5072 मेगावाट की यहाँ पे इकाई लगा गई है। ठीक है, यहाँ पे मुप्पांडल और पेरुगुंडी के अंतर्गत, जो कि विश्व में सबसे बड़ी यहाँ पे इकाई है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न जो राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, तो ये इन राज्य सरकारों के द्वारा भी प्रयास किया गया पवन ऊर्जा क्षमता जो है इससे भी ऊर्जा उत्पन्न करने की। पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, पहले यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक पवन चक्की अर्थात बहुत बड़ी संरचना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी पवन चक्कियाँ होती, मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब धीरे धीरे पवन चलती है, ठीक है, तो ये जो पत्तियाँ हैं वो इस प्रकार से एक दिशा में यहाँ पे गति करने लगती है, और यहाँ से जो कनेक्ट रहता है यहाँ पे टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन में भी गति होने से यहाँ पे विद्युत का उत्पन्न होता है, जिसको विद्युत को संरक्षित करके विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे बांटा जाता है। तो ये पवन ऊर्जा का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं अब लघु पनबिजली। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो 25 मेगावाट से कम तक की जो जल विद्युत उत्पन्न करने की इकाइयाँ होती हैं उन्हें लघु पनबिजली कहते हैं। वर्तमान में अगर पूरे भारत में देखें तो 15,000 मेगावाट तक की जो लघु पनबिजली के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पे आता है, जिसके द्वारा 725 मेगावाट की यहाँ पे विद्युत उत्पन्न भी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमास या जैव ऊर्जा। ठीक है, यह अपशिष्टों से ऊर्जा होती है, अर्थात जो मानव मलमूत्र हैं या मान लीजिए कृषि के बचे हुए पदार्थ हैं, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से ही यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। यह सबसे सस्ता, अच्छा और स्वच्छ ऊर्जा भी होती है, अर्थात अपशिष्टों का जो नष्ट करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो एक प्रकार से अपशिष्ट भी नष्ट हो जाते हैं और हमें ऊर्जा की भी प्राप्ति हो जाती है। यूपी में अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो यह प्रथम स्थान पे है, जिसमें 372 मेगावाट यहाँ पे विद्युत का उत्पादन बायोमास या जैव ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पे 334 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है यहाँ पे किया जा रहा है। नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत एक शहर है, तो यहाँ पे नीरी क्या है, एक प्रकार की यहाँ पे संयंत्र स्थापित की गई है, जो कि शहर से आने वाले जो कूड़ा करकट या किसी प्रकार जो मलमूत्र वगैरह जो होता है, तो उसे यह एक क्षेत्र में छानित करके इन मलमूत्रों या कूड़े करकटों को एक क्षेत्र में यहाँ पर कंपोस्ट खाद के लिए भेज दिया जाता है, और यहाँ पे जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उसका उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जाता है। तो ये नागपुर शहर के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास है। ठीक है, जिससे अपशिष्टों का प्रबंधन भी हो रहा है और एक प्रकार से फायदेमंद यहाँ पे जो उर्वरकों की भी प्राप्ति हो रही है, जिसमें रसायन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पहले क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप या यूं कहे कि पृथ्वी के संचरण के फलस्वरूप, जैसे भूकंप आदि जो क्रियाएं होती है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया हो गई। ज्वालामुखी तो बहुत बड़ी क्रिया हो गई, परंतु अगर ज्वालामुखी जैसे ही अगर कोई छोटी मात्रा में क्रिया होती है जिससे कि भूताप अर्थात जो पृथ्वी के अंदर का जो ताप है धीरे धीरे किसी क्षेत्र से बाहर निकल रहा हो, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें भूतापीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम संयंत्र कुछ छोटा सा इस प्रकार से लगाकर यहाँ से अगर ऊर्जा उत्पन्न करें तो यह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पूरे भारत में देखें तो इसकी क्षमता 600 मेगावाट की है, और 113 गर्म झरने भी हैं हमारे देशों में, जैसे हमने चर्चा की कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ से अगर जलवाष्प या किसी भी प्रकार के गर्म गैसें निकलती है, और ऊपर अगर मान लो झरने का यहाँ पे झरना हो गया या झरने का यहाँ पे निर्माण हो गया किसी कारणवश, तो ये जो पानी है पूर्ण तरह गर्म हो जाती है इस गैसों के संपर्क में आने से। तो 113 हमारे देश में गर्म झरने भी हैं जिनसे हम यहाँ पे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। 340 भूतापीय स्थान है, जैसे अभी हमने चर्चा की भूतापीय स्थानों के बारे में, तो ऐसे 340 हैं। हिमाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पे हमें मणिकर्ण कुल्लू घाटी में, ठीक है, जिससे कि एक संयंत्र भी स्थापित किया गया और 5 किलोवाट यहाँ पे विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे पूगा घाटी, यहाँ से भी विद्युत उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तातापानी, ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का भी प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है समुद्री ऊर्जा। हमारी अगर यहाँ पे देखें हमारी जो तटीय रेखा है 7,516 किलोमीटर लगभग, ठीक है, तो समुद्र ऊर्जा, समुद्र से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के जो बहुत मतलब हमारे पास स्रोत हैं, ठीक है। जो समुद्र से ऊर्जा प्राप्ति होती है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो है ओटेक, दूसरा ज्वारीय और तीसरा तरंग ऊर्जा। ओटेक के बारे में चर्चा करें तो समुद्र में हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं ताप का जो तापमान है जो धीरे धीरे कम होते जाता है। समुद्र की सतह पे तो एक प्रकार का सामान्य तापमान होता है, परंतु जैसे ही हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में तापमान धीरे धीरे कम होता है। तो इन्हीं तापमान का जो अंतर होता है, ठीक है,
तो इसी का हम लाभ लेकर ताप प्रवणता से ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे ओटेक ऊर्जा कहते हैं। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो यूएसए की सागर सौर शक्ति कंपनी है, उसके प्रयास से यहाँ पे या उसके सहयोग के द्वारा 6 योजनाओं की यहाँ पे शुरुआत की गई है, जो कि ओटेक ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। जैसा कि आप गुजरात का तट यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी कटा फटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकार से इस क्षेत्र में ज्वार आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटे आते हैं, तो इस क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ज्वार के पानी को एक प्रकार से बांध बनाकर, मान लीजिए इस प्रकार से ज्वार आया, आपने यहाँ तक तो ज्वार आया, परंतु आपने बांध यहाँ पे बना दिया। अभी इतना सारे जो जलराशि है यहाँ पे संग्रहित हो गई। संग्रहित होने के बाद आप इस जलराशि को धीरे धीरे यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ पे टरबाइन के द्वारा घुमाया जाता है, तो टरबाइन से ही यहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसकी भारत में क्षमता देखें तो 8 से 9,000 मेगावाट की है। खंबात की खाड़ी सबसे प्रथम स्थान पे है यहाँ भारत में, जहाँ पे 7,000 मेगावाट यहाँ पे विद्युत उत्पन्न की जाती है ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट आता है उसके दूसरे नंबर पे कच्छ की खाड़ी, जिसमें 1200 मेगावाट उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और दुर्गा दुआनी क्षेत्र जो जहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तरंग ऊर्जा। अब ये तरंग ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि समुद्रों में लहरें चलती रहती है, तो इन्हीं लहरों के कंपन के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इनकी क्षमता पूरे भारत में अगर देखें तो 40,000 मेगावाट की है। तिरुवनंतपुरम जो केरल वाला क्षेत्र है, इसके निकट विझिझम में 150 किलोवाट का संयंत्र भी लगाया गया है इसके लिए। ठीक है, अन्य अगर देखें तो थंगासेरी केरल में और मूस पॉइंट अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह, ये पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पे तरंग ऊर्जा के लिए यहाँ पे संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये रही हमारी चर्चा। ठीक है, हमने देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में हमने पहले उसके इतिहास के बारे में पढ़ा कि विभिन्न जो संस्थाएं स्थापित की उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने सौर ऊर्जा के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने सौर ऊर्जा के बाद हमने देखा पवन ऊर्जा। उसके बाद हमने लघु पनबिजली और बायोमास जैव ऊर्जा। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के बारे में इसके 3 स्रोत देखे, ओटेक, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।